नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी भाई? उम्मीद है, आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के एग्जाम भी बड़े अच्छे जा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों का 24 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का एनालिसिस। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से कराने वाले हैं। आप लोगों को सारा का सारा कंप्लीट करा के देंगे। तो आप लोगों के मैथ्स के 26-27 क्वेश्चन आए हुए थे इस शिफ्ट के अंदर भी, तो सभी को देखते हैं एक बार, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं क्या आया है। ठीक है भाई, आ जाइएगा अपने सेट के ऊपर, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का किससे है मेरे प्यारे बच्चे? जो हमने लगाया हुआ है वो है आप लोगों का किस टॉपिक से? तो आप कहेंगे पाई चार्ट से। क्वेश्चन को देखिए, मैं आप लोगों को एक अपनी पर्सनल सलाह सुझाव दे रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड में समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने आप को लगाए रखे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, और हो सकता है कुछ बालकों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल इसी एग्जाम पे डिपेंड है, इसी एग्जाम में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसके अंदर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर जीवन हमारा यहाँ सरकारी नौकरी के लिए तो है नहीं। ठीक है बच्चे, तो आइएगा पहले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका देखो क्या है। थोड़ा सा ये आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसकी जो कॉपी है वो हमारे पास इसी प्रकार की पहुंची है मेरे साथी। आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसने बोला गया निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताया गया है किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय प्रतिशत में बताए गए हैं अलग अलग। ये परिवहन लागत है 10%, कागज लागत 25%, जिल्दबंदी 20%, रॉयल्टी 15%, प्रचार लागत 10%, मुद्रण लागत 20%। ऐसा क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में भी था जो शाम की शिफ्ट का आया था। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपए है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्चा आएगा? मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि मुद्रण लागत कितनी दी गई है क्वेश्चन के अनुसार? तो आप कहेंगे मुद्रण लागत दी गई है 20%, और 20% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है? तो हम कहेंगे ये दी गई है भैया 40,200। कितनी दी गई है बाबू? 40,200। आपसे पूछा क्या गया है प्रचार पर कितना खर्चा होगा? तो प्रचार लागत पर हमारा खर्चा कितना है? 10%। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर 20% की वैल्यू आपकी 40,200 है तो 10% 20% का क्या होता? आधा। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही होगी? 20,100। सभी का आंसर आना चाहिए 20,100। ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका बिल्कुल सटीक आंसर, और सही आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी यहां लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग ये मत सोचना कि यार समझाने का काम तो चल ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई, अगर मैं समझाऊंगा तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोगों की शॉर्ट वीडियो भी रहनी है और क्वेश्चन भी सारे के सारे कंप्लीट कराने हैं। आइएगा समझते हैं अगला क्वेश्चन। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेट पहुंचती है। वह अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? देखिएगा, एक हो गया इसका सामान्य समय, एक हो गया इसका सामान्य समय। एग्जाम में इन बकवास में अपना समय खराब नहीं करा। एक इसका अदर टाइम, एक सामान्य समय, एक अदर टाइम लिख लेते हैं। तो ये जो अथीरा है, इसके यहाँ पर बात हुई है स्पीड की। तो अगर इसकी ओरिजिनल कह रहा है सामान्य स्पीड 4 है तो अदर स्पीड कितनी आएगी? 3। तो आप कहेंगे स्पीड का रेशो है तो भाई टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होती है तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती बनते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों को हजारों बार समझाया गया, हजारों बार बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ से गैप चेक करता हूँ तो यहाँ गैप कितना है? 1 का। पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 15 मिनट का। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 15 गुणा पे बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने पूछा सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय इधर लिखा हुआ है तो इसका 15 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 15×3 45 मिनट। 45 मिनट हम जिस ऑप्शन में देख रहे होंगे उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम इसका आंसर लगा रहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सभी साथियों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों का पाई चार्ट का एक प्यारा सा सवाल पाई चार्ट का और आ जाता है। और इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू खर्च का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? 32,500। टोटल इनकम कितनी है इसकी? 32,500। और आगे क्या बताया गया है मेरे प्यारे बच्चे? बोला गया है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त की गई खर्च की गई कुल राशि कितनी है मासिक आय?
तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइएगा भोजन कहाँ है, तो आप कहेंगे भोजन पर है 27%, और मनोरंजन पर कितना करता है, ये मनोरंजन पर 9%। तो दोनों पे टोटल कितना खर्चा करता है, तो आप कहेंगे 36%। तो 32,500 का केवल 36% निकालना था, और इस सवाल में कुछ भी तो नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 पंजे 180 यानी जीरो यानी 18 हो गया, 36 दूनी 72, 72 18 90 यानी 9 हो गया, 36 तिया 108 9 117 यानी इसका आंसर बनेगा 11,700। 11,700 किस ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में लग जाएगा। आप लोगों का इसका आंसर आना चाहिए 11,700। सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लिया करो आंसर का। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो जाता, कई बार देखो हम भी, मैं आप लोगों को जो एनालिसिस कराता हूं, ये नहीं है कि पहले आप लोगों का पहले पूरा कर लिया उसके बाद करा रहा हूं, मैं सीधा का सीधा आप मेरे पास तक सेट आया, मैंने उसको उसके स्क्रीनशॉट लिए मैथ्स के, और उसके बाद में आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है, तो कई बार हो जाता है इधर उधर हो जाती है थोड़ी बहुत चीजें, कैलकुलेशन में हो जाता है, कई बार कंसेप्ट हम लिख रहे हैं कुछ और बता कुछ और देते हैं, तो वो एक आध क्वेश्चन का होता है मेरे साथ ही, सभी इनका नहीं होता, वो कभी कभार होता है, वो रोज डेली नहीं होता। चलिए आगे अगले क्वेश्चन का समझने का प्रयास करते हैं। एक कार्यालय में बताया गया है, कार्यालय के अंदर क्या समझाया गया है, कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। मेरे प्यारे बच्चे अब मानिएगा किसी कार्यालय के अंदर टोटल बंदे कितने हैं, तो आप कहेंगे 100, और इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि 30% महिला कर्मचारी है। अगर 30% महिला कर्मचारी है तो 30 तो महिला हो गई इसके अंदर, और अगर 30 महिला है तो पुरुष कितने रह जाएंगे, आप कहेंगे 70 इसके अंदर पुरुष होंगे। मेरे प्यारे बच्चे इसने कहा 60% महिला कर्मचारी का शादी हुआ है, तो अगर 60% का शादी हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे जिनका नहीं हुआ वो कितने परसेंट, तो आप कहेंगे 40%, यानी वो कितने हैं, तो आप कहेंगे वो 12 हो जाएंगे मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे तो इसने बोला है कि भैया इसके अंदर 40% पुरुषों का शादी हुआ है। अगर 40% पुरुषों का शादी हुआ है तो यानी कितने पुरुषों का शादी हो गया है, आप कहेंगे 28 का शादी हो गया है। और शादी कितने का नहीं हुआ भाई, 60% का नहीं हुआ, यानी 42 का शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। यानी कितने साथी ऐसे रह गए जिनकी शादी नहीं हुई है, 12 और 42 हो जाएंगे 54, और 54 100 का कितने परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे 54%। भाई 54 100 का कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 54%। तो 54% साथी ऐसे रहे हैं, 54% लोग ऐसे रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है, डी ऑप्शन हमारा सही है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलने, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है मेरे प्यारे बच्चे, और ये वाला कंसेप्ट रोज डेली आ रहा है, ये कल की शिफ्ट के अंदर भी था, ये आज भी है और ये आगे भी आएगा भाई। तो इस कंसेप्ट को अगर किसी साथी को इसमें कंफ्यूजन है तो इसको अच्छा कर लीजिएगा, ये आगे भी आने वाला है। दिया गया है, देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को साफ ना दिखे मेरे भाई, इसमें बोला गया ए, ये वाला साइन बनाया गया, उसकी वैल्यू बताई गई है a² + b, और इसमें बोला गया a कैप b, यहां इसको बोला गया है कि इसका मतलब है b² + a। मेरे बच्चे मेरे सामने क्या लिखा हुआ है 3, उसके बाद में लगभग वाला साइन है और यहां लिखा है 6। तो पहले इसको ओपन करते हैं, इसके साथ में क्या कंडीशन बनेगी, तो आप कहेंगे इसके साथ में बनेगी भाई पहले का स्क्वायर करेंगे भैया 3 का स्क्वायर 9, और प्लस दूसरे को प्लस करेंगे b हो गया 9 और 6 15 हो गया भाई, 15 हो गया। आप कहेंगे हाँ जी 15 हो गया। अब जो आया है ये आपका b है, और यहां कंडीशन क्या है, सॉरी यहां कंडीशन क्या है 15 15, उसके बाद में कैप 2, ठीक है ये बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ जो कैप के लिए कंडीशन है वो b² है, यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस का a यानी कितना 15, तो 4 + 15 कितना आ रहा है, इसका आंसर 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 किस ऑप्शन में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे 19 आ जाएगा डी ऑप्शन में। ठीक है मेरे भाई, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल परसेंटेज से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक एज के हैं और इनमें से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। चलिए छोड़िए आगे देखते हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के टोटल कितने श्रमिक है, पुरुष श्रमिक 135 है। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं कारखाने में टोटल श्रमिक कितने हैं, टोटल श्रमिक है 100, तो टोटल में पुरुष भी आ जाएंगे महिला भी आ जाएंगी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 60% श्रमिक, 60% कितना बनेगा भाई 100 का 60%, तो आप कहेंगे 60 श्रमिक जो ऐसे हैं वो हमारे जिनकी एज 30+ है, जिनकी एज 30+ है। अब इसके अंदर जो बची वो महिलाएं हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। इसके अंदर आगे देखते हैं तो इसमें बताया गया इनमें से 75% पुरुष है, यानी इनके अंदर 75% क्या है आपके 75% इसके अंदर मेल है यानी कि पुरुष है। तो इसके अंदर पुरुषों की संख्या कितनी आ रही होगी, तो आप कहेंगे 75%, 3/4 होगा, 4 से 15, 15 × 45। अगर पुरुषों की संख्या 45 है तो शेष महिलाएं हो जाएंगी। हमको महिलाओं से कुछ नहीं लेना इस क्वेश्चन के अंदर। अगर पुरुषों की संख्या 45 है तो टोटल बन जाएंगे 100,
पर बोला 45 नहीं भाई 135 है, तो कितने गुना पे बैठा है, तो आप कहेंगे 3 गुना पे बैठा भैया। इसका 3 गुना करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा होगा 300 यानी कि 300। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे अकॉर्डिंग तो होगी नहीं। और मेरे भाई अगर कहीं भी आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर आ जाती है, कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, और ये वाला टाइप भी आप लोगों का काफी पूछा जा रहा है, इसलिए इस टाइप को अच्छा कर लीजिए सभी साथी। और इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन को थोड़ा सा आज घुमा के पेश किया गया है। कल का क्वेश्चन सीधा सीधा था, आज थोड़ा सा उसको बढ़िया से घुमा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे बोला गया है एक सेब की कीमत में 20% की कीमत में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। देखो ऐसा है, मान लीजिए आप अपने घर पर सेब के लिए कुछ खर्चा इकट्ठा करते हैं या सेब के लिए कुछ पैसा जोड़ते हैं कि भाई 54 रुपए हम हर महीने सेब पर खर्चा करेंगे। अब अचानक से क्या होता है कि सेब की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। सेब की कीमत में जैसे ही 20% की कम होती है, खर्चा आज भी आप 54 रुपए का ही करते हैं, पर आज आपको 10 सेब अधिक मिलते हैं, 10 सेब ज्यादा मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक्सपेंडिचर यहां टोटल आपका सेम रहेगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो इसका मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं कि आपकी जो मूल्य है और आपका जो प्राइस है और आपकी जो मात्रा, आपकी जो क्वांटिटी, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी। यानी कि यहां से अगर मैं इसके प्राइस का रेशो बनाता हूं तो प्राइस का रेशो क्या बनेगा, 20% कमी यानी 1/5, 5 पे 1 की कमी होगी तो क्या होगा प्राइस का रेशो 5/4। यहां से इसकी क्वांटिटी का रेशो, इसकी मात्रा का रेशो कितना बनेगा प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे 4:5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप कहेंगे हाँ जी। और यहां से देखेंगे वैल्यू, तो यहां कितनी अधिक बन रहे हैं, एक क्वेश्चन में कितना अधिक है, बोला 10। कितने गुणा पे बैठा भाई, 10 गुणा पे। तो इसने पूछी है कि प्रति दर्जन घटी हुई कीमत कितनी है, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी, जो वर्तमान है वो कितनी आ गई, 50। कितनी आ गई, 50 सेब। अब 54 रुपए में 50 सेब ला रहे हैं भाई हमको बताना प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो गुणा 12 करेंगे भाई, हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ जी गुणा 12 करेंगे बिल्कुल। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हो जाएगा हासिल, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में 4 हो गया तो 12 पंजे 60 और 4 हो जाएगा 64, और इसको अपन 50 से डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चलेगा भाई, एक बार चलेगा, हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ जी एक बार चलने वाला है। या सीधा सीधा ये 10 बार तो जा ही रहा है, 10 बार, 10 से ज्यादा बार जा रहा भाई, 12 पंजे 60 यानी कि 12 दशमलव समथिंग बनेगा। और 12 दशमलव समथिंग एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लगा दो भाई, इसका आंसर आ जाएगा 12.96 रुपए प्रति दर्जन, 12.96 रुपए प्रति दर्जन। तो आप जब शुरुआत में कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, तो उसमें संख्या आ रही थी भाई 1 की, तो यहाँ हमें 1 दर्जन की बतानी है, तो इसलिए गुणा 12 करना है। समझ में आ गई बात, आप क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे हाँ जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आप लोगों का मिश्रण का है। तो मिश्रण के क्वेश्चन काफी पूछा जा रहे हैं, मिश्रण के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। आज भी 2 क्वेश्चन है, कल भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, बढ़िया 1-2 क्वेश्चन डेली आ रहा है। आइए, एक ग्लास में दूध पानी का रेशो कितना दिया गया है, मिल्क का और वाटर का रेशो साथ साथ समझते हैं, साथ साथ लिखते हैं। 3:5 का रेशो है। उसके बाद में दूसरे में कितना है, दूसरे गिलास में 6 का रेशो है। बोला गया है इन्हें किन अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि आप लोगों का रेशो दूध और पानी का कितना हो जाए, दूध और पानी का रेशो कितना हो जाए, तो आप कहेंगे 1:1। मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें 2 प्रकार के सवाल बन जाते हैं, साथ ही मैं आपको दूसरा भी समझा रहा हूं अभी। जैसे मेरे पास में एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये इसके अंदर दूध पानी का रेशो मान लो 2:3 है और इसके अंदर दूध पानी का रेशो 4:5 है। एक प्रश्न तो ये बनता है इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे दूध पानी का अनुपात मान लो 1:5 हो जाए, जो कि आपके पेपर में दिया गया है। मेरे बच्चे इसमें एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बनता है ध्यान से सुनो। वो आपसे कहेगा इन दोनों को इस अनुपात में मिलाओ, यानी मिलाने का अनुपात अपने पास से बताएगा 3:4, और जो नया बर्तन होगा उसके अंदर दूध पानी का रेशो क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यानी 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही बढ़िया सवाल हैं, दोनों की लैंग्वेज लगभग सेम सी बनती है, तो कंफ्यूजन ना कर लिया करो। तो आप पहले सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, सवाल को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो बोला गया है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपका दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो सबसे पहले आप इनका टोटल इक्वल कर लो, 5 और 3 8 हो गया। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो यहां से आप टोटल वैल्यू सेम कर लीजिएगा, यहाँ 6 और 1 यहाँ हो जाएगा 7 भाई, ठीक है।
अब यहाँ पर हम काम करेंगे तो गुणा कर लो मेरे भाई, यहाँ 7 की गुणा कर देता हूँ मैं, 8 की कर देता हूँ और यहाँ हो जाएगी मेरे भाई किसकी, तो आप कहेंगे 28 की। 56 बना दिया भाई मैंने सबको, 7 8 56, 8 7 56, 28 दूनी 56। अब आप किसी भी एक पोर्शन में गुणा कर लीजिएगा, या तो आप दूध में कर लो या आप फिर पानी में कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमने दूध के अंदर कर ली भाई, 7 की गुणा इधर तो 7 की इधर, और ऐसे 8 की इधर तो 8 की इधर, और मेरे प्यारे बच्चे 20 के 28 की इधर तो 28 की इधर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में आप इसके अंदर एलिगेशन वाली फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो पहले वाले के अंदर कितना दूध है तो आप कहेंगे 21 है, दूसरे में कितना है तो आप कहेंगे 48 है, और दोनों से मिलकर जो बना है उसके अंदर कितना दूध है तो आप कहेंगे 28 है। और एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे होंगे, 48 माइनस 28 करेंगे तो आ रहा होगा 20, और यहाँ आ रहा होगा आपका 7, 20:7। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 20:7 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को जब जब पढ़ाया है, जब जब सिखाया है गणित, तब तब मैंने आप लोगों को हर टाइप का, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन समझाया है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा मेरे भाई। तो आज आप उसका बेनिफिट भी देख रहे हैं कि जहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है आप उस क्वेश्चन को जरूर बना देंगे, अगर आपने उन कंसेप्ट का, उन क्वेश्चनों का रिविजन डे बाय डे किया है। अगर रिवीजन नहीं किया है, कंसेप्ट ध्यान नहीं है, तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। और सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी आया था भाई, बड़ा ही आसान है ये तो, इसको तो सभी साथी बड़ी स्पीड से कर सकते हैं। कि बोला गया है 72 पुस्तकों का सीपी 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, तो 72 का जो सीपी है 60 के एसपी के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं चाहूं तो यहाँ से रेशो बना सकता हूँ, रेशो में कॉमन चीज कट जाती है, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। यहाँ से सीपी कितना बन गया 5 और एसपी कितना बन गया 6, यानी हमने कोई चीज 5 में खरीदी और 6 में बेच दी, तो हमको कितना प्रॉफिट है 1 का, और कितने पर हो गया 5 पर, और गुणा हो गया 100। तो मेरे प्यारे बच्चे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे अभी तक, वो आ गया हमारा 20%। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आप इसको देखते देखते नजरों नजरों में सोल्व कर सकते हैं। तो 20% इसका खटाक से आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से ही है, और इस टाइप का क्वेश्चन कल थोड़ा सा दूसरे लेवल का था, आज उससे नीचे के लेवल का है। तो क्या बोला गया है, यदि केलों को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने आप लोगों को 1000 बार समझाया हुआ है क्या, कि जब जब आंसर परसेंट में पूछा जाए तो आप क्वेश्चन की संख्याओं के साथ में गेम खेल सकते हो, पर कंडीशन मत बदलना। संख्याओं के साथ गेम खेल सकते हो पर कंडीशन मत बदलना। मेरे प्यारे बच्चे आंसर बताना परसेंटेज में, तो जरूरी नहीं है 50-60 का इस्तेमाल करूं, जो 60-50 का इस्तेमाल करूं, मैं 5 और 6 भी लिख सकता हूं। 5 रुपए में कितने खरीदे 6, और 6 रुपए में कितने बेचे 5, तो यहां तो खरीद रहा है, इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे सीपी, और इधर लिखेंगे एसपी, इधर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे एसपी। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इधर तो रुपए है, इधर क्या है क्वांटिटी, इधर क्या है रेट के है। मेरे भाई आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर मैं इसलिए नहीं समझाता उस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कल को संख्या पूछ ली, फिर बालक परेशान रहता है कि ये भैया क्या हो गया हमारे साथ में, तो केस हो गया। तो बालक बार बार नए नए तरीके याद नहीं रख सकता, इसलिए इसको एक ही तरीका ऐसा बताओ जो वो हर सवाल पे लगा जाए। तो यहाँ से बना 25, यहाँ से बना 36, तो हमने किस चीज़ को 25 में खरीदा और 36 में बेचा। अगर हमने 25 में खरीदा बालक, 36 में बेचा, तो हमको कितना प्रॉफिट है, बोला 11 का, और 11 का कितने पर है 25 पर, 1/25 होता है 4%, और मेरे प्यारे बच्चे 11/25 होगा 44%। तो 44% इज द राइट आंसर। 44% आपका जिस ऑप्शन में होगा आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है सभी साथियों के, आप कहेंगे हाँ जी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 12, 18, 25 का एलसीएम कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे 12, 18, 20, 25 है, सॉरी 12, 18, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे। तो आपने 25 उठाया, 25 के अंदर 12 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ना ही 12 होगा, तो इसके अंदर कंप्लीट 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां से आप देखेंगे तो 18 25 के अंदर नहीं, पर 12 के अंदर इसका फैक्टर आएगा 36, 18, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 दूनी 12, यानी 3 की गुणा कर देंगे। और 20 की बात करेंगे, 4 पंजे 20, तो 5 25 में आ जाएगा, और 4 12 में आ जाएगा। तो केवल इनकी गुणा करनी है और आंसर आपके सामने आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। 25 गुणा 12 करेंगे 300, और 300 तिया 900, तो इसका आंसर आपके नाम से है 900। 900 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई समझ में आ गया सभी को, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ओके। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कल भी आपको शिफ्ट में देखने के लिए मिला था, पहली शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चे। आज भी उसी प्रकार का है, बस ऑप्शन चेंज कर दिया गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 4, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आए।
तो मेरे बच्चे 4 से डिवाइड का होता संख्या के आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक 32 है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ शेष 3 देखना है, तो मेरे बच्चे 17 पे नहीं बनेगा, 1 बनेगा यहाँ, और यहाँ हमारा शेष 3 आ रहा है, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को खटाक से उड़ा देना है। चलिएगा, टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन आ चुका है, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके किस टाइप से आया है मेरे बच्चे? इफिशियंसी वाले टाइप से आया है। ए किसी काम को कंप्लीट करता है 120 दिन में, बी जो है बी ए से 60% ज्यादा कुशल है, बी ए से 60% ज्यादा कुशल है। बच्चे 60% का मतलब जानते हो ना, 60% बनता है 3/5, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर बी ए से 60% ज्यादा कुशल है, अगर बी 5 काम करेगा बालक तो बी करेगा कितना काम? 8 काम। अगर ए 5 काम करेगा, क्योंकि बी ए से, तो अगर ए 5 काम करेगा तो बी इससे कितना अधिक करेगा? 3 काम। तो ये इफिशियंसी का रेशो बना। किसका रेशो? इफिशियंसी का रेशो बना। अब बताया गया ए काम को कंप्लीट करता है 120 दिन में, तो टोटल वर्क हम ए के अकॉर्डिंग बना देंगे। तो 120 दिन में अगर ये टोटल करता है तो एक दिन में कितना करता है? 5। तो 120 दिन में कितना करेगा? 120 गुणा 5। अभी आप मल्टीप्लाई मत करिए, कंप्लीट मल्टीप्लाई तब करा करो जब फाइनल आंसर देना हो। अब आपसे बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे कि इस काम को अगर बी करता अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। तो 120 गुणा 5 को कितने दिन में कर देगा मेरे भाई? 8 से जाएगा 15 बार, और 15 पंजे हो जाएगा 75। 8 से जाएगा 15 बार, और 15 पंजे हो जाएगा 75। तो बी कंप्लीट कर देगा 75 दिन में। खटाक से उड़ा देना है, फटाफट उड़ा देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 75 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने किसका है मेरे भाई? एवरेज स्पीड का, औसत चाल का है। आप लोगों ने पढ़ा है औसत चाल बराबर क्या होता है भाई? औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है गुरुजी कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन के अंदर टोटल डिस्टेंस देखते कितनी है? 600 किलोमीटर हम यहाँ चले हैं, 600 यहाँ चले, 800 हम यहाँ चले हैं, और उसके बाद 100 हम यहाँ चले। 600 800 1400 कितना हो जाएगा? 1500। तो टोटल दूरी जो चली गई है वो 1500 किलोमीटर चली गई है। अब बात करते हैं नीचे टाइम की, यानी कि समय की। मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर 600 किलोमीटर को 80 की स्पीड से चलेंगे तो हमारे कितने घंटे लगने वाले? 7.5 लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप कहेंगे हाँ जी लगेंगे। भाई कैसे लगेंगे? अगर 600 को 80 से डिवाइड करेंगे, अगर 600 को 80 से डिवाइड करेंगे, जीरो कट जाएगी, 4 से उठ जाएगा 15 बार, 4 से हो जाएगा 2 बार, तो 15/2 का मतलब होता है 7.5। तो 7.5 घंटे तो यहाँ लगे। 7.5 मेरे भाई, यहाँ हमने 0.2 क्यों लिख दिया? तो यहाँ जाएगा 7.5। क्लियर है? आगे देखो, इसके अंदर बोला गया है 800 किलोमीटर चला 400 की स्पीड से, तो यहाँ 2 घंटे लगेंगे। और उसके बाद में 100 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से, तो यहाँ भी 2 घंटे लगेंगे। तो 2 और 2 4, 7 4 11, 11.5 घंटे लगने वाले हैं। 11.5 घंटे लगने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगी? एक जीरो आ जाएगी। और देखिएगा, ऐसे सवाल को धड़ाक से उड़ा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आ जाएगा नीचे 23, और यहाँ हो जाएगा ऊपर 3000। तो बाबू एक बात सुनो बालक, जिसके नीचे 23 आएगा उसके ही राइट होने के चांस हैं। अगर ये 23 से पूरा पूरा कट जाता तो बात ये अलग थी, पर ये 23 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अपोन में 23 लिखा। इसलिए आप जब एग्जाम में बैठते, पेपर सोल्व करते हैं, तो अपने जो कहते हैं ना कि चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को इतनी बेहतरीन तरीके से खोल के रखा करो कि आपको क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन दिखे, और ऑप्शन देखते ही ये दिखे कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 13 है, इसमें 123 है, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो पूरा डिवाइड तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 23 कैसी संख्या अभाज्य है और ये ऊपर कैसी संख्या भाज्य है? तो ओ भाई पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का सीआई से है, और सीआई में किससे है? तो आप कहेंगे सीआई के अंदर ये आया है हमारा क्वेश्चन किससे? किस्त से। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है भाई। और आज आपकी 3 वार्षिक किस्तों की बात हुई है, कल 2 की थी, आज 3 की है। तो 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब होता है 1/20। कल भी 5% की परसेंटेज थी, आज भी 5% ही है। तो 5% का मतलब बनेगा 20 पर 1 का ब्याज, यानी किस्त के बनेंगे 21। 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर करते 400, इधर बन जाता 441। परंतु ये कितने वर्ष का है बालक? 3 वर्ष का। तो क्यूब करेंगे तो यहां बनेगा 8000, या गुणा कर दिया करो भाई 400 गुणा 20, और यहां बन जाएगा आप लोगों का कितना? 9261। अब आपको पता है प्रत्येक किस्त का मान बराबर होना चाहिए, तो इसके अंदर किस्त की वैल्यू अलग अलग है, तो हम किस्त को वैल्यू को सेम करेंगे। इधर करेंगे 21 की गुणा, और बालक इधर करेंगे 441 यानी कि 441 की गुणा। अब जिसकी गुणा इधर की है उसकी गुणा इधर भी करनी है, और जिसकी गुणा इधर की है उसकी गुणा इधर भी करनी है। सभी साथियों को बात समझ में आ रही? बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी। यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 8 8 और 2 0 है ना, और यहां से बन जाएगा 21 चौक 84 यानी कि 8400, और यहां से तो आपका पास में लिखा हुआ ही 8000 जोड़ेंगे।
ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो मेरे भाई 0, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 8 × 24 और 1 25, 25,220। अगर 25,220 रुपए धनराशि है, अगर 25,220 रुपए धनराशि है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी? तो आप कहेंगे 9261 की। क्वेश्चन में मैच कर गया, 25,220 ही है भाई। इस बात को बोलने में भी समय खराब नहीं करेंगे कितने गुना है, कितने गुना है, तो आप सीधा ऑप्शन लगा देना 9261। यहां तो मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए चीजों को लिखता हूं, अदरवाइज बहुत सारी चीजें इग्नोर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9261 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है फिर से आपका एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा सवाल उसी कंसेप्ट से, इफिशिएंसी वाले कंसेप्ट से। आइएगा, इसमें बोला गया है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% ज्यादा समय लेता है, यानी ए जो है ए वो बी से कितने परसेंट ज्यादा समय लेता है? तो आप कहेंगे 50% अधिक समय लेता है। 50% का मतलब होता है बच्चा 1/2, यानी अगर बी 2 काम करेगा तो ए इससे कितना ज्यादा काम करेगा? 1 ज्यादा, यानी कि 3 काम, सॉरी, इसमें बोला गया 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर बी 2 दिन लेगा तो ए कितने दिन लेगा मेरे प्यारे बच्चे? 3 दिन लेगा। ये किस चीज का रेशो है? तो आप कहेंगे टाइम का रेशो है। अब हमसे बोला गया है कि दोनों मिलकर काम को 27 दिन में करते हैं, तो अभी अकेला कितने दिन में करेगा? यहां से आप इफिशियंसी का रेशो बना सकते हैं। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी, इफिशियंसी का रेशो बन जाएगा 2:3। आप समझ पा रहे हो? आप कहेंगे हाँ जी। अब एक बात समझो मेरे भाई, अगर मैं एक दिन में दोनों से काम कराऊंगा तो कितना काम कर पाएंगे? 5। और टोटल कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में। एक दिन में 5 करेंगे तो टोटल वर्क बन जाएगा 27 × 5 यानी कि 135। हालांकि कंप्लीट गुणा करनी ही नहीं है, आप इसे ऐसे रखिएगा 27 × 5। और अब इस काम को हमें कराना किससे? अकेले बी से। तो अगर मैं बी की कहानी को समझता हूं तो बी एक दिन में कितना काम करता? 3 काम। तो 27 × 5, 27 × 5 बटे हो जाएगा 3, तो 3 × 27, 9 × 5 45, तो इसका आंसर बन जाएगा 45 डेज। 45 डेज यानी कि 45 दिन में आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। 45 दिन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गए? सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आपसे पूछा गया है, आइएगा समझते हैं। देखिएगा, मैंने आपको हजारों बार समझाया हुआ, सीआई एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा गुणा पे चलता है, जो पूरा का पूरा आप लोगों के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलता है, जीपी पे चलता है। तो इसके अंदर गुणा का गेम समझना होता है बस। अगर गैप सेम तो गुणा सेम, और अगर गुणा सेम है तो गैप भी सेम रहेगा। प्यारे बच्चे आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में 3000 रुपए की राशि है, और 3000 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 वर्षों में हो जाती है 6000। अगर ये मेरे भाई 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है तो ये अगले 2 वर्षों में भी क्या हो जाएगी? ये अगले 2 वर्षों में भी 2 गुना हो जाएगी। यहां कितने गुना हुई है? 2 गुना। तो ये अगले 2 वर्षों में भी 2 गुना होगी। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी, ये हो जाएगी हमारी 12000। ये अगले 2 वर्षों में भी कितनी होगी? 2 गुना, यानी ये हो जाएगी 24000। अब हमसे बोला गया 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? भाई 2 और 2 4 वर्ष हो गए। 3000 रुपए थे, उसके कितने मिल रहे हैं? 12000, यानी कि आपका ब्याज कितना बना है? 9000 रुपए का। तो इसका जो सीआई बना है 4 वर्ष का, वो बनेगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे 9000। बात समझ में आ गई होगी सभी साथियों के। तो इसका आंसर आप लोगों का बनेगा 9000। इससे बेस्ट तरीका आप लोगों को दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। ये सबसे शॉर्टकट है। अगर कोई कहता है इससे भी शॉर्टकट हो जाएगा तो मेरे भाई आप लोगों को भ्रमित करा जा रहा है केवल और केवल, और कुछ भी नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आया मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 144 नंबर डला हुआ है। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार के 21% का लाभ होता है, वह छूट नहीं देता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है? अगर वह डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम इसको किस मेथड से कर सकते हैं, देखिएगा, बात समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला है एमआरपी पर हम कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे? 12% का। एमआरपी अगर हमारा 100 है तो 12% का डिस्काउंट देने के बाद इसको कितने का बेच देंगे? तो आप कहेंगे 88 का हम इसको बेच देंगे। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। और मेरे प्यारे बच्चे, जब हम इस पे डिस्काउंट देते हैं 12% का तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है? 21% का। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। अगर मेरा सीपी 100 है, अगर मेरा सीपी 100 है तो 21% का लाभ होंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 121। क्या इसका एसपी सेम है? क्या इसका एसपी सेम है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ 88 है और यहाँ 121 है। तो मेरे बच्चे, एसपी दोनों केस में सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसके अंदर यहाँ 11 और यहाँ 11 कॉमन है, तो यहाँ तो कर देंगे 11 की गुणा, यहाँ कर देंगे 8 की गुणा। 11 की इधर करेंगे तो 11 की इधर हो जाएगी, और 8 की इधर करेंगे तो 8 की इधर हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा अगर डिस्काउंट ना देते, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी पर ही आप अपनी वस्तु को बेच रहे होगे। बोलो हाँ है ना? अरे अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी पर ही अपनी वस्तु को बेचोगे, यानी खरीदी कितने की? 800
की और बेची कितने की 1100 की। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइएगा कितना प्रॉफिट कमा गया, तो आप कहेंगे 300 का प्रॉफिट कमा गया है। तो 300 का प्रॉफिट कितने पर है, तो आप कहेंगे 800 पर है। और यहां से आप समझ रहे होंगे 3/8 गुना 100 क्या होता है, 3/8, 1/8 12.5, 3/8 37.37, 37.5% का इसके अंदर लाभ हो जाता। तो इसका आंसर बनेगा 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये रहा। दूसरा तरीका मैं कह रहा हूं हवा हवा में सोल्व कर देंगे, हवा हवा में सोल्व कर देंगे। इसके अंदर एक बात समझो मेरी भाई, इसके अंदर एक बात समझो मेरे भाई, इसमें बोला गया है कि ये बताइएगा कि एमआरपी जो है सीपी से कितना अधिक है। कुल मिला के बस ये पूछना चाह रहा है ये। अब मैंने बोला कि जब जब एमआरपी और सीपी की चर्चा करेगा तो एमआरपी पे तो कर देना प्रॉफिट, सीपी पे कर देना डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कर दीजिएगा एमआरपी पर, तो प्रॉफिट करेंगे तो कितना बन जाएगा 121। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। और ये बन जाएगा आप लोगों का 12% डिस्काउंट यानी 88 बन जाएगा। 11 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 8 बार। कितना अधिक है बेटे एमआरपी सीपी से, तो आप कहेंगे 3, यानी 3 कितने पर अधिक है, तो 8 पे। तो 3/8 का मतलब तो सभी जानते होंगे, सभी जानते होंगे, कहेंगे 37.5%। ऐसे उड़ा देंगे सवालों को, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे भाई। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा गेम समझ लो। जिसने गेम समझ लिया वो महारथी होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर 37.5%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसी कंसेप्ट का दोबारा रिपीटेशन हो चुका है। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए है, सीपी इज कितना दिया गया 3600, तो एमआरपी ज्ञात कीजिए। यदि 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ होता है। मैंने आप लोगों को 100 बार बोला है कि जब जब एमआरपी और सीपी के लिए काम करेगा तो एमआरपी पर काम कर देना है प्रॉफिट का, और सीपी पर दे देना डिस्काउंट। उल्टा गेम खेल देना, एमआरपी पर प्रॉफिट और सीपी पर डिस्काउंट। एमआरपी पर प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20 तो यानी ये बनेगा 120, और ये कर दो डिस्काउंट यानी कि ये बनेगा 90। रेशो की अगर बात करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं 12 और 9, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा 9 से कटने वाला नंबर डायरेक्ट कट जाएगा। तो इसका अगर सीपी 9 है तो एमआरपी आएगा आप लोगों का 12, पर ये आपका 3600 है, यानी कितने गुना पे, 400 गुना पे, और सीधा 400 गुना करेंगे तो आंसर आप लोगों के सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4800 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4800 रुपए जिस ऑप्शन में है उस पर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए मेरे प्यारे बच्चे आपको इसमें कहां को दिक्कत आने वाली है, कहां से आपको समस्या आ जाएगी। मेरे बस भाई ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल बनाते समय पूरा फोकस पेपर पे होना चाहिए। इधर उधर हल्का सा माइंड भटका तो पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता, अब बर्बाद हो जाते हो हर तरीके से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा अगला सवाल आप लोगों से क्या बोला गया है। अगला आज के पेपर में क्वेश्चन पार्टनरशिप से भी डाले गए मेरे भाई, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। कल के पेपर में पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं थे, आज साझेदारी से भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ऐसा नहीं है किसी एक चैप्टर को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, सब जगह से क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं वो लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। आइएगा पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, उनका निवेश का अनुपात दिया गया है, रेशो दिया गया है 5:4:3, 5:4:3, 5:4:3, ठीक है। 5:4:3 का रेशो दिया गया, बहुत अच्छी बात है। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। यहां इसने अगर 4x रुपए निवेश किए हैं और इसने 5x रुपए निवेश किए हैं, तो ये 4 महीने बाद जो है और पैसा निवेश करता है। वो कितना निवेश करता है, 1000 और निवेश करता है। और जो सी है वो 8 महीने बाद 2000 अतिरिक्त निवेश करता। सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए और बी से ही काम बन जाएगा। आइएगा आगे समझते हैं। अगर टाइमिंग की कहानी समझूंगा तो इसने 12 महीने के लगाया होगा, इसने 4 महीने बाद, ये ए है मेरे प्यारे बच्चे, ये ए है, और ये किसके लिए काम चल रहा है, बी के लिए। 4 महीने बाद तो इसके पास कितने महीने बचेंगे, 8 महीने। यहां से आपको पता है रेशो बन जाएगा, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 1 बार, 4 से जाएगा 3 बार। और आपको पता है अगर हम कैपिटल की टाइम की गुणा करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा 5 या 15x बन जाएगा। यहां से 15x बनेगा बाबू, और यहां से बन जाएगा आप लोगों का 4x तो इधर, 4x तो इधर, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, तो यानी कि ये बन जाएगा 12x, और उसके बाद में गुणा हो जाएगी मेरे बच्चे 2000। ये बन जाएगा 12x प्लस का 2000। अब यहां से देखो ये तो आपने रेशो तैयार किया है ए और बी के प्रॉफिट का, ए और बी के प्रॉफिट का रेशो आपने तैयार किया है 15x अपॉन में 12x प्लस 2000, जबकि क्वेश्चन ने भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ए और बी के प्रॉफिट का रेशो दिया गया है। और प्रॉफिट का रेशो क्या दिया गया है, वर्ष के अंत में दिया गया है 15 और 14 का रेशो। मेरे प्यारे बच्चे सभी जानते हैं 15 से 15 कट जाएगा, 14 की गुणा 14x, 12x माइनस करोगे 2x, और 2x बराबर अगर 2000 है तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। और अगर x की वैल्यू 1000 है तो इससे में पूछा गया है, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये बताइएगा कि भैया सी का शुरुआती निवेश कितना है। सी का शुरुआती निवेश
आपको दिखाई दे रहा होगा 3x, तो x की वैल्यू 1000 है, तो यहां बन रहा होगा आपका आंसर 3000। तो सी की जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, सी ने कितने पैसे का निवेश किया है, तो आप कहेंगे 3000 रुपए का इसके अंदर निवेश किया है। भाई समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से साझेदारी का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल और हूबहू कॉपी सवाल आपसे पूछ लिया गया है। आप अपने नोट्स खोल के देखना और आपको ये सवाल एज इज लिखा हुआ मिलेगा, इसका आंसर भी सेम ही आएगा। आइएगा, इसमें बोला गया है एक्स पूंजी का 1/6 भाग, एक्स जो है एक्स पूंजी का 1/6 भाग लगाएगा, बी है नहीं, बी नहीं है, वाई है, वाई पूंजी का 1/3 लगाएगा, जेड लगाएगा शेष पूंजी। यहां तो कैपिटल की बात की गई है और टाइम के लिए क्या बोला गया है, एक्स लगाएगा 1/6 समय के लिए, वाई लगाएगा 1/3 समय के लिए, जेड लगाएगा पूरे समय के लिए। प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 23000। तो इसमें पूछा गया है वाई का प्रॉफिट कितना है, वाई का हिस्सा कितना है। आइए मेरी बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी वैल्यू लेते हैं कि जिसमें 1/6 1/3 से कट जाए, तो अपनी कैपिटल मान लेता हूं मैं 6, और 6 का 1/6 करूंगा तो ये लगाएगा 1 रुपया, वाई लगाएगा इसका 1/3, 6 का 1/3 कितना बनेगा 2, और जेड लगाएगा शेष, टोटल है 6 तो 2 और 1 3, तो शेष कितना रह गया 3। ये तो हो गया कैपिटल का रेशो। अगर बात करूंगा टाइम की, तो इसके अंदर टाइम और कैपिटल सेम ही बन जाएगी भाई। अगर मैं बात करूंगा टाइम, तो इसमें 1/6 समय के लिए, इसने 1/3 समय के लिए, तो टाइम इसमें मान लेता हूं मैं 6 महीने 6 वर्ष, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 का 1/6 कितना करेंगे, 1 आएगा, 6 का 1/3 करेंगे 2 आएगा, और यहां पूरे समय के लिए यानी ये 6 महीने या 6 वर्ष के लिए निवेश करेंगे मेरे भाई। अगर गुणा करेंगे तो प्रॉफिट का रेशो बनेगा कहीं ना कहीं, तो आप कहेंगे यहां बना 1, यहां बना 4, और यहां बनेगा आपका 18, 18 4 22 और 1 23। अगर टोटल 23 का प्रॉफिट है, याद से सुनो, अगर टोटल 23 का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चे, वाई की वैल्यू आ रही होगी, वाई का प्रॉफिट बन रहा होगा, तो आप कहेंगे वाई का प्रॉफिट बनेगा 4। अगर टोटल 23 का है, पर बोला गया है 23 का नहीं, 23000 का है, तो कितने गुना पे बैठा हुआ है, 1000 गुना पे बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान 1000 गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर बन रहा होगा यहां से 4000। तो इसका जो प्रॉफिट है, वाई का जो हिस्सा है यहां से, वो कितना बनेगा, 4000 बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसका आंसर बनेगा 4000। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और एवरेज का क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो यार, ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा। देखिए मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपके सामने 3 नंबर लिखता हूं, 1 3 5। अगर मैं आपसे कहूं इनका एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे इनका एवरेज आएगा गुरुजी 3 आएगा, हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास में 4 क्रमागत नंबर है, 1 3 5 7, और अगर मैं कहूं इनका एवरेज कितना आएगा, तो आप कहेंगे इनका एवरेज बनेगा भाई, इनका एवरेज बनेगा 4। यानी कि जो पहला नंबर है, उसमें अगले जो नंबर है उनकी काउंटिंग ऐड कर दीजिएगा। यहां 1 है, अगले 2 कितने हैं, 2, तो 1 और 2 3 बना, बोलो हाँ है ना। जो पहला नंबर है उसमें आगे के जितने भी नंबर हैं उनकी काउंटिंग ऐड कर दीजिएगा। 1 और 3 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 4। तो मेरे भाई जो पहला नंबर है यानी कि जो ए है, उसमें आगे के नंबर की काउंटिंग ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4। तो ये आंसर बनेगा a+4 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे आसान नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और कुछ भी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है, बोला गया है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। वैसे तो इसका आंसर 72 आ गया, बिना करे बता देंगे, पर देखो हुआ कैसे है, देखो समझने का प्रयास करिएगा। ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई। तो साफ साफ बताया गया है इसके अंदर कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, ये इसका तो 2 टाइम्स है, और इसमें बोला गया है कि भैया ये तीसरी की 3 गुनी है, इसका ये 3 टाइम्स है। तो इन नंबर का इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि जिससे इनका रेशो एक बार में ही सही से बन जाए। यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितने गुना है, 3 गुना। अगर मैं इसको 2 पढ़ता हूं तो इसको 6 पढ़ लूंगा, बोलो हाँ है ना। और ये पहली संख्या का 2 गुना है, यानी अगर ये 6 है तो ये कितनी पढ़ लेंगे हम, 3 पढ़ लेंगे। तीनों का टोटल बनेगा 6 3 और 2 11। अगर टोटल 11 है तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें दूसरी क्या सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 6 पर। इसने बोला 11 नहीं है इनका टोटल, इनका एवरेज 44 है। अगर इनका एवरेज 44 है तो टोटल इनका 132 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे हाँ जी, टोटल तो इनका 132 ही बनेगा। तो कितने गुना पे बैठा हुआ है, 12 गुना पे बैठा है। इसका 12 गुना करेंगे, 12 6 72, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आ रही होगी 72 इज द राइट आंसर। तो 72 ऑप्शन नंबर ए में है। इसको लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये फिर से आप लोगों का मिश्रण का क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। तो आज आपकी शिफ्ट के अंदर मिश्रण के 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए भाई। सबसे पहले बोला गया है दूध और पानी का रेशो कितना दिया है, 20-25 लीटर मिश्रण में, यानी 2025 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशो कितना दिया गया है, 12:13 का रेशो दिया गया है। मेरे भाई इसने बोला है अगर इसको हम 12:15 बनाना चाहते हैं तो इसमें कितना पानी और ऐड करना होगा। देखिए आपका काम कितना आसान करके दिया है। इसमें बोला गया है कि कितना पानी और ऐड करना होगा, कि आपका जो पानी है वो मात्रा कितनी ऐड करनी होगी।
तो जिससे दूध पानी का रेशो 12-15 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध क्या रहेगा, सेम, और दूध पहले भी और बाद में भी सेम है 12-12, तो आपका काम आसान करके दिया है। तो टोटल वैल्यू चेक करो, 13 और 12 25 हो गया। अगर टोटल 25 है तो दूध पानी पहले कितना था 13, अब कितना है 15, तो कितना मिलाया गया 2, पर इसने बोला है 25 नहीं है भाई, कितना है 20-25, तो मेरे भाई कितने गुणा पे बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा गुरुजी 81 गुणा पे, और इसका 81 गुणा करेंगे तो इसके अंदर हमने कितना पानी ऐड और किया है, तो आप कहेंगे 162 लीटर पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया है। यानी इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन आपका सभी का करेक्ट आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्रायिकता का, और प्रायिकता का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। मेरे भाई एक बात समझिएगा, अगर मैं बात करूंगा गड्डी की, तो गड्डी के अंदर कितने इसमें पत्ते हैं, 52 पत्ते, और 52 ही पत्ते होते हैं, ध्यान रखना कितने पत्ते हैं, 52 ही पत्ते हैं, 52 ही पत्ते होते हैं। और इसमें इक्का निकालने की प्रायिकता पूछी, 52 गड्ढे के 52 गड्डियों की जो होती है, सॉरी 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें इक्की कितने बार होता है, तो आप कहेंगे 4 बार। कितनी बार होता है, तो आप कहेंगे 4 बार। तो इक्का निकालने की प्रायिकता क्या बनेगी भाई, तो आप कहेंगे 4/52, तो इसका आंसर बनेगा 1/13। कितना बनेगा भाई, 1/13। 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रायिकता का भी क्वेश्चन एक आध समझ लेना है, जिससे आप लोगों के पेपर में बात बन जाए। तो आप लोगों को बात समझनी होगी कि हमारे पास में 52 पत्तों की एक गड्डी है, तो गड्डी में पत्ते कितने हैं, तो आप कहेंगे 52। टोटल पत्ते कितने हैं, तो आपके इसे NS भी लिख देते हैं, तो ये 52 है। और इसमें इक्का निकालने की प्रायिकता पूछिए, NE आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो इसमें आपको मैं बता देता हूं कि एक गड्डी के अंदर जो इक्के होते हैं वो कितने होते हैं, 4, तो इसमें 4 बनेगी NE, तो NE/NS बराबर आ जाएगा आप लोगों का इसके अंदर प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता बन रही होगी 1/13। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आप लोगों का बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा बच्चू सा सवाल है, और क्या क्वेश्चन है देखिए समझिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, 40 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है। 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल ओनली बायोलॉजी को चूज करते हैं, ओनली बायो का इन्होंने चयन किया है। और उसके बाद बोला है कि 15 ने गणित चुना है, 15 ऐसे हैं जिन्होंने गणित चुना है, और साफ साफ लिख दिया है साइड में परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि इन्होंने केवल और केवल आप लोगों का मैथ चुना है, इन्होंने केवल और केवल आपका गणित चुना है। तो इसमें बोला गया उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और विज्ञान दोनों चुने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात बताइए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे 40, और ये कितने हो गए, तो 35। यानी कि मेरे 5 स्टूडेंट और रह गए। तो 5 स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसे हैं मेरे जो मेरा मैथ भी चुन रहे होंगे, जो बायोलॉजी भी चुन रहे होंगे। तो मैथ और बायोलॉजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी इसके अंदर, 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, एवरेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे सभी साथी। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। तो अगर 11 सदस्यों की टीम है तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ एवरेज भी रहने वाला है। तो मैं मान लेता हूं अगर 11 सदस्य है तो उनका एवरेज मान लेते हैं, उनका एवरेज मान लेते हैं x। अगर 11 सदस्य का एवरेज हमारा x है तो इनका टोटल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इनका टोटल बनेगा गुरुजी 11x। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। अब साफ साफ बताया गया है जो कप्तान है वो कितने वर्ष का है, 29 वर्ष का है। कैप्टन कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे 29 वर्ष का है। और जो विकेट कीपर है वो कैप्टन से 4 वर्ष बड़ा है। यानी अगर कैप्टन हमारा 29 का है तो विकेट कीपर 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी ये 33 वर्ष का हो जाएगा। यानी इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 62 का हो जाएगा। दोनों की टोटल कितनी है, कैप्टन की और जो इसका विकेट कीपर है, इन दोनों का टोटल कितना है, 62 वर्ष। अब इसमें साफ बताया गया है यदि दोनों की एज को हटा दिया जाए तो बाकी टीम की एवरेज आयु पूरी टीम की एवरेज से 2 वर्ष कम हो जाएगी। यानी अगर पहले आपकी एवरेज x थी तो आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। परंतु सदस्य कितने हो जाएंगे अब आपके 9, तो यहां आपका टोटल कितना बन रहा होगा, 9x - का 18। मेरे प्यारे बच्चे आप ये कहेंगे कि गुरुजी इनका डिफरेंस जब हम कर रहे होंगे तो इनका डिफरेंस जब हम कर रहे होंगे तो यहां से आ रहा होगा 2x, यहां से आ रहा होगा 2x, और यहां हमारी वैल्यू बन जाएगी। जब इनका अंतर करेंगे तो यहां वैल्यू बन जाएगी आप लोगों की कितनी, 62, और ये हो जाएगा आप लोगों का भाई कहां गया, 62 - 18 है तो ये बन जाएगा आपका 44। तो 44 x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 22। कितनी आ जाएगी, 22। तो यानी जो 11 सदस्य रहे थे उनकी एवरेज कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे उनकी एवरेज आ जाएगी 22 साल। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यही आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था और कुछ भी नहीं पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ है ही नहीं भाई, सब कुछ समाप्त
सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ पूरा हो गया। ये क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेपर के अंदर पूछे गए थे, मैथ्स के सेट के अंदर पूछे गए थे, मैथ्स वाले पोर्शन में पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में डाल के पूछे गए थे। तो और ज्यादातर सभी क्वेश्चन मैथ्स के एक साथ ही दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में इधर उधर कर देता है, तो उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पूरे पेपर को कोशिश करो एक बार में ही पूरा पूरा करने का प्रयास करा करो। अगर आपको लगता है कि एक बार में नहीं बना पा रहा हूं, तो आप पोर्शन वाइज बना लिया करो, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन वाइज ही वो लेके चल रहा है। कुछ क्वेश्चन ही मिक्स कर रखे हैं, 2 4 5 7 सवाल ही केवल ओनली। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन, आपका ये जो मैंने सेट का पूरा एनालिसिस आपको कराया, ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। तो मैंने बहुत स्पीड के साथ कराया है, मैंने कोई बीच में रेस्ट नहीं करता। बीच में कोई आप लोगों के सामने देखता हूं कि कोई बीच में कई बार होता है कि नहीं, पानी पी रहे हैं, कुछ बातचीत करने लगे या कुछ और बात करने लग गए। नहीं, मैं सीधा कम टू द पॉइंट आता हूं और आपको पूरा का पूरा सेट करा के आपका चला जाता हूं। तो इसमें मैंने जो भी समय लिया होगा 30 35 40 मिनट का, तो वो आपके लिए ही लिया था मेरे भाई। तो इतना समय हालांकि अगर मैं अपने आप बैठ के करता तो नहीं लगने वाला है, ये आप भी जानते हो, आपको भी पता है, क्योंकि समझाने में और करने में दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो मेरे भाई अब आप लोगों से मैं अगले शिफ्ट के जो सेट आएगा उसके अंदर मुलाकात करने वाला हूं। तो आप सभी साथी इस सेशन को दबा के शेयर करना, अभी सभी साथियों के साथ में जिनका भी इसके अंदर 24 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, वो अपना मैथ्स वाला यहां से एनालिसिस कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं और से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और मिला भी सकते, मैच भी कर सकते। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से अगले सेट के अंदर, अगले जो सेट आने वाला है रात 8 बजे। चलिए।